अक्षांश व देशांतर रेखाएं। तो कल अपन ने काफी चर्चाएं की कौन सी रेखाओं की, अक्षांश रेखाओं की, है ना, लैटिट्यूड लाइंस की। अपन ने कहा इसके लिए इस तरीके से बताया, फिर एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। इस तरीके से अपनी जो है अर्थ है, और अपन ने कहा कि इस अर्थ पे ये देखो इस तरीके से इधर क्या होता है नॉर्थ, और ये क्या होता है साउथ, इधर क्या होता है ईस्ट, और इधर क्या होता है वेस्ट। और अपन ने कल खूब चर्चाएं की थी कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना, अक्षांश और देशांतर रेखाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी अपन ने चर्चाएं कल की थी। तो इस तरीके से तो अपन बात करें कि मैंने आपको कहा कि ये पृथ्वी का जैसे कि ये केंद्र है, जिसे आप इक्वेटर बोलते हैं, भूमध्य रेखा, और आप मैथमेटिक्स में क्या यूज करते हैं, चाप। इस चाप पे देखते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 89 90, है ना, 1 2 3 4 इधर 89, सही बात है ना। 1 से लेकर 89 तक होता है, इधर भी 1 से लेकर 89 होता है, बीच में कितना होता है 90 होता है। तो यहां पर यदि मैं इसको, क्योंकि इन रेखाओं का निर्धारण कैसे किया गया, इस चाप को मैं यहां रख दूं तो आप देखेंगे कि यहां पर 1 डिग्री का कोण बना, और इधर भी कितने डिग्री का कोण बना, इस केंद्र से 1 डिग्री का, इसको मिला दिया तो 1 डिग्री हो गई लेटीट्यूड। कितने डिग्री, 1 डिग्री। अब ये 0 डिग्री है ना, ये पूरा का पूरा एक गोला है, और इस गोले के बीच में क्या है, ये 0 डिग्री है, कौन सी है, तो इस गोले के कितने पार्ट हो गए, 2 पार्ट हो गए, 2 हेमिस्फीयर हो गए। कितने हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर। इसको आप बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर, और इसको क्या बोलते हैं आप, दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो इस तरीके से तो ये 1 डिग्री क्या हो जाएगा, अब दक्षिणी गोलार्ध है, साउथ हेमिस्फीयर है, तो इधर कोई भी रेखा खींचेंगे तो इसके पहले साउथ ही लगाएंगे आप। क्या लगाएंगे, जैसे 1 डिग्री साउथ लेटीट्यूड, 2 डिग्री साउथ लेटीट्यूड, 3 डिग्री साउथ लेटीट्यूड, है, इधर जितने भी होगी साउथ लगाएंगे, और इधर वाले के पहले क्या लगाएंगे, नॉर्थ लगाएंगे, इसके क्या लगाएंगे, साउथ लगाएंगे। फिर मैंने आपको कल बताया था इस तरीके से, कल मैंने आपको कहा इस तरीके से, अपन ने कल चर्चा कर ली थी, मैंने कहा ये बीचों बीच में जो रेखा है इसको 0 डिग्री लेटीट्यूड रेखा बोलते हैं आप, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिससे आप क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा, या आप बोलते हैं इसको इक्वेटर। तो ये इक्वेटर पृथ्वी को 2 पार्टों में डिवाइड कर रही है, नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर। और इसी प्रकार से मैंने कहा कि यहां पर है ना 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड और 23.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड। ये 23.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड है, और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड है। इसको आप कर्क रेखा बोलते हैं, कैंसर लाइन, कर्क रेखा, और इसको कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। कौन सी रेखा, मकर रेखा। अब कोई आपको पूछ ले 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को या नॉर्थ लेटीट्यूड को क्या बोलते हैं, मैंने कहा फिर भी याद नहीं है तो याद कर लेना। अपन क्या क्या पढ़ते हैं तो क्या तो ऊपर ही आता है, तो ऊपर वाले को क्या कहेंगे, और नीचे वाले को क्या, मकर, और बीचों बीच में कौन सी, भूमध्य। पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांटती है, कौन सी, भूमध्य रेखा। पर आपको पता होना चाहिए, कल मैंने बताया था कि ये जो कैंसर लाइन है, कर्क रेखा है, ये भारत के मध्य से गुजरती है, भारत के, और इस पर भारत के 8 स्टेट स्थित हैं। कितने स्टेट, कौन सी रेखा पर, कर्क रेखा पर, भारत के मध्य से गुजरती है। कितने डिग्री पर है ये, 23.5 डिग्री नॉर्थ या साउथ, कौन सी, नॉर्थ। तो इस प्रकार से अपन ने बात की, और उसमें मैंने कल आपको मैप बनवा के बताया था कि ये अपना भारत है, इस तरीके से, इस तरीके से अपना भारत है। तो मैंने आपको कहा था कि यहां पर जो है गुजरात है, आगे चलोगे तो एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा,
और मिजोरम। तो कितने स्टेटों से गुजरती है? 8। कौन सी है 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड मीन्स कर्क रेखा, कैंसर लाइन। ये चर्चाएं कल आपने की थी। फिर उसके बाद में शायद अपन ने ये भी कर लिया था कि अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, कुछ किया था क्या ऐसा, है ना? अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो चारों हेमिस्फीयर, 4 हेमिस्फीयर, चारों गोलार्धों में स्थित है। वो कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका। और अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है जिसे कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है। इस प्रकार से चर्चाएं अपन ने की थी। ठीक है, आज अपन प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक को, और आज अपन बात कर रहे हैं देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड लाइंस। कौन सी रेखा? इसको समझना आप, रटने वाली कोई चीज नहीं है इसमें, दिमाग में छाप लो डायरेक्ट। देशांतर रेखा कौन सी रेखा? अब आपको मैंने कल कहा था भाई अक्षांश रेखाओं को इंग्लिश में लैटिट्यूड बोलते हैं। तो लैटिट्यूड तो लेटिव भी मतलब है ना, और हिंदी में आप बोलते हैं अक्षांश। तो मैंने कहा ऐप और अक्षांश, ऐप और आड़ी रेखा, तो आड़ी रेखा तो अक्षांश होगी, इसके अपोजिट कौन सी होगी? इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। और इसमें मैं बात करूं कि इस प्रकार से जो है ये अपनी अर्थ मान लें, तो ये तो है नॉर्थ और ये क्या है? साउथ। इस तरीके से जो रेखा खींची जाती है ये तो 0 डिग्री देशांतर रेखा है। कौन सी है? 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइंस। अब आपको सबको पता होना चाहिए कि यहां पर है ना, यहां पर नॉर्थ पोल है। यहां पर कौन सा है? नॉर्थ पोल। ये नॉर्थ पोल है और ये कौन सा पोल है? साउथ पोल है। ये साउथ पोल है, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो रेखाएं जोड़ती है उनको ही देशांतर कहते हैं। उनको ही क्या कहते हैं? नॉर्थ हेमिस्फीयर से साउथ हेमिस्फीयर को जोड़ने वाली रेखाओं को ही क्या कहते हैं अपन? देशांतर कहते हैं। अब देखो उसके बाद में, अब मेरे को ये बताओ, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है ना, ये पृथ्वी को कितने पार्टों में डिवाइड कर रही है? 2 पार्टों में। इधर की मैं बात करूं तो ये तो हो जाएगा ईस्ट हेमिस्फीयर। कौन सा गोलार्ध? पूर्वी गोलार्ध। और ये हो जाएगा कौन सा गोलार्ध? पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध। तो आप कहेंगे कि 0 डिग्री देशांतर रेखा पृथ्वी को कितने पार्टों में? 2 पार्टों में, ईस्ट हेमिस्फीयर और वेस्ट हेमिस्फीयर। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो रेखाएं है ना वो इस प्रकार से होती है, ऊपर नीचे से मिली हुई और ऊपर से खुली हुई, इस तरीके से। अब आपको पता है कोई भी इधर रेखा होगी तो इधर तो क्या बोलोगे? ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ईस्ट लॉन्गिट्यूड, और इधर क्या बोलोगे? वेस्ट लॉन्गिट्यूड, वेस्ट लॉन्गिट्यूड। समझ में आ गई इतनी बात? कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो आप हेडिंग डाल लो देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड लाइंस। देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड लाइंस। और इसमें लिखो वे काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी या ग्लोब पर, आप इसको दूसरा टर्म्स बोल रहा हूं मैं, लिखो आप कि वह देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं ये तो समझ जाओगे, लॉन्गिट्यूड है ना, लाइंस। वह देशांतर रेखाएं
जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ती है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती है, वे रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है। तो दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती है, वह उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। ड्रॉ, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। समझ में आ गई क्या ये बात? इसमें कुछ नहीं कहा मैंने कहा ये नॉर्थ पोल और ये क्या है, साउथ पोल है। इसको जो कनेक्ट कर रही है जो लाइनें, उन्हें कोई देशांतर बोलते हैं। उन्हें को क्या बोलते हैं? अब ये नॉर्थ से साउथ बोल दो, चाहे साउथ से नॉर्थ बोल दो, इस तरीके से खींची गई है, ड्रॉ की गई है ना। अब उसके बाद में आगे लिखें, कुल देशांतर रेखाएं, टोटल लॉन्गिट्यूड, कुल देशांतर रेखाएं 360 होती है। कुल देशांतर रेखाएं 360 होती है। कुल देशांतर रेखाएं टोटल कितनी होती है? 360 होती है। आगे लिखें, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा पृथ्वी को बराबर दो भागों में, पृथ्वी को बराबर दो भागों में, 2 पार्टों में, 2 भागों में विभाजित करती है, 2 भागों में विभाजित करती है, पूर्वी गोलार्ध व पश्चिमी गोलार्ध, ईस्ट हेमिस्फीयर व वेस्ट हेमिस्फीयर। पूर्वी गोलार्ध व पश्चिमी गोलार्ध। अब उसके बाद में देखो आप, इस तरीके से अपन माने, और आपने कहा ये 0 डिग्री है, देशांतर रेखा, और इस तरीके से जो रेखाएं होती है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर खींची जाती है। अब मेरे को ये बताओ कि इन रेखाओं के मध्य क्या डिस्टेंस सेम है क्या? इक्वल डिस्टेंस है क्या इनके बीच में? नहीं है, इक्वल डिस्टेंस नहीं है। तो आपको सबसे ज्यादा डिस्टेंस यहां दिखाई दे रहा है बीच में, और बीच का मतलब हो गया, कल आपने पढ़ा था 0 डिग्री अक्षांश मतलब इक्वेटर, बीचों बीच में तो वो आएगी इक्वेटर, भूमध्य रेखा। तो आप ये कह देंगे कि सर 2 देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक डिस्टेंस कहां दिखाई दे रहा है हमारे को? 0 डिग्री इक्वेटर पर आप मेरे को ये बताओ, क्या इस 0 डिग्री से नॉर्थ हेमिस्फीयर या साउथ हेमिस्फीयर की ओर चलोगे तो क्या डिस्टेंस बढ़ रहा है या घट रहा है? लेस हो रहा है या इसमें ग्रोथ हो रही है डिस्टेंस में? इस 0 डिग्री से आप नॉर्थ की ओर चलो, कम हो रहा है, और इस 0 से इधर भी चलेंगे तो भी। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 2 देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक डिस्टेंस इक्वेटर पर होता है। फिर आप दूसरी लाइन कहोगे कि जैसे जैसे इक्वेटर से ध्रुवों की ओर चलेंगे
चाहे वो साउथ पोल हो चाहे नॉर्थ पोल हो, वैसे वैसे इनके मध्य दूरी कम होती चली जाएगी। अब यहां पर आपको एग्जाम में पूछ लेगा कि डिस्टेंस कितने किलोमीटर है, तो 111.32 किलोमीटर है। ये तो सर्वाधिक डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, पर मिनिमम डिस्टेंस की बात करूं तो यहां पर हो जाएगा डिस्टेंस मात्र केवल कितने किलोमीटर। सही बात है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके अलावा इन दो देशांतर रेखाओं के मध्य के स्थान को बोलते हैं गोर या गोरे। क्या बोलते हैं? गोर या गोरे। आपको पूछ ले दो देशांतर रेखाओं के मध्य के स्पेस को क्या कहते हैं? गोर या गोरे। क्या कहते हैं? आपको पूछ ले दो देशांतर रेखाओं के मध्य क्या डिस्टेंस समान होता है क्या? तो सर्वाधिक डिस्टेंस कहां होता है? इक्वेटर पर। न्यूनतम या सबसे कम कहां होता है? ध्रुवों पर, नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो। समझ में आ गई होगी बात। तो इस तरीके से एक बार इसको नोट कर लें आप। तो देखें इसमें, अब इन पॉइंटों को लिख लेते हैं अपन। तो इनको लिखो फटाफट। लिखो आप, दो देशांतर रेखाओं के मध्य के स्थान को, दो देशांतर रेखाओं के मध्य के स्थान को गोर या गोरे कहते हैं। दो देशांतर रेखाओं के मध्य के स्थान को गोर या गोरे कहते हैं। हिंदी में इस तरीके से बोलते हैं अपन इसको, गोर या गोरे कहते हैं। गोर या गोरे कहते हैं। उधर कल याद है आपको जोन या कटिबंध बोला था। इंग्लिश में तो जोन बोल रहे थे, हिंदी में कटिबंध बोल रहे थे। इधर क्या बोल रहे हैं? गोर या गोरे बोल रहे हैं, है ना। पर ये देशांतर, वो अक्षांश थी। तो इस तरीके से आगे लिखें, दो देशांतर रेखाओं, नेक्स्ट पॉइंट, दो देशांतर रेखाओं, दो देशांतर रेखाओं, दो देशांतर रेखाओं के मध्य, दो देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक दूरी, मैक्सिमम, सर्वाधिक दूरी, डिस्टेंस, सर्वाधिक दूरी
भूमध्य रेखा पर होती है, इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पर होती है। ब्रैकेट में कर लो 111.32 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर। ठीक है, आगे लिखे नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखो, भूमध्य रेखा से जैसे जैसे, भूमध्य रेखा से जैसे जैसे, भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की ओर चलते हैं, ध्रुव है पोल, भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की ओर चलते हैं, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो ना, ध्रुवों की ओर चलते हैं, वैसे वैसे इनके मध्य दूरी, वैसे वैसे इनके मध्य दूरी कम होती चली जाती है, कम होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। वह ध्रुवों पर, वह ध्रुवों पर, वह ध्रुवों पर 0 किलोमीटर रह जाती है। ध्रुवों पर मात्र कितने किलोमीटर? 0 किलोमीटर रह जाती है, 0 किलोमीटर रह जाती है। इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है। ये देख लो आप, यहाँ डिस्टेंस मात्र देखो, यहाँ पर आकर मिल जाती है तो 0 किलोमीटर हो जाती है ना। और यहाँ पर सर्वाधिक डिस्टेंस कितनी है, तो आपको ये पूछेगा सर्वाधिक डिस्टेंस, तो आपको ये बताना है कहाँ होती है, ये इक्वेटर में होती है ना। समझ में आ रही है? अब उसके बाद में आगे बात करें, नेक्स्ट लिखो, देशांतर रेखाओं से, देशांतर रेखाओं से किसी स्थान व समय का ज्ञान होता है, किसी स्थान व समय का ज्ञान होता है, टाइम, समय का ज्ञान होता है। किससे, किससे ज्ञान होता है समय का ज्ञान? देशांतर से, मतलब लॉन्गिट्यूड लाइंस। अब देखो कैसे ज्ञान होता है। आपको पता है मैंने कल खूब एग्जाम्पल दिए थे कि आजकल कुछ भी आप ऑनलाइन जो है मंगवाते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो वो कैसे पहुंचता है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस, है ना। और या आप मान लो कोई भी प्लेन उड़ा रहा है तो भी अक्षांश और देशांतर का ज्ञान होना चाहिए। तो कुल मिलाकर अक्षांश और देशांतर से एक तो स्थान का ज्ञान होता है, ये तो प्राइमरी काम हो गया। पर इन देशांतर रेखाओं से समय का ज्ञान भी होता है। इसका ज्ञान, समय का ज्ञान। अब ये समय का मामला क्या आ गया भाई, तो इसके लिए मैं बताऊं आपको। अच्छा, आपने कभी मोबाइल में टाइम मिलाया है? अरे अपने फोन के अंदर टाइम मिलाया है आपने कभी? मिलाया है? हाँ या ना? मिलाया है। तो उसमें आपने टाइम मिलाया तो आपने ऐसे देखा है क्या उसमें टाइम मिलाते टाइम में, न्यू दिल्ली का टाइम ऐसे कभी GMT प्लस 5 घंटे 30 मिनट? तो शायद ये आजकल इन मोबाइल में तो नहीं आता, पर जो कीपैड वाला जो आता था उसमें जब टाइम मिलाते थे अपन, तो उसमें ऐसे आता था GMT। GMT का मतलब ग्रीनविच मेन टाइम से अपना इंडिया का टाइम कितना एडवांस है, 5.5 घंटे। तो ये क्या समय है, इस समय को अपन समझते हैं क्या मामला है इसका। तो इसके लिए मैं यहां लिख रहा हूं समय, टाइम, समय। पहले इसको समझो आप, टाइम। इस टाइम को 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है स्थानीय समय, लोकल टाइम, समय, लोकल टाइम, और एक होता है मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम। और मानक समय को भी 2 पार्टों में बांटते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, और एक होता है कौन सा,
राष्ट्रीय नेशनल राष्ट्रीय मानक समय, ये हो जाएगा नेशनल स्टैंडर्ड टाइम और ये हो जाएगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। तो टाइम को कितने पार्टों में? 2 पार्टों में, एक तो लोकल टाइम और एक कौन सा? स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम को भी कितने भागों में? 2 भागों में, एक कौन सा? अंतरराष्ट्रीय और एक कौन सा? अब अपन समझते हैं ये क्या मामला है इसको। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अपनी जो अर्थ है, इस अर्थ की जो है गतियां कितनी है, ये बताओ मेरे को। पृथ्वी की कितनी गतियां हैं? एक तो कौन सी और एक कौन सी? दैनिक और वार्षिक। पर इनको इंग्लिश में बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं रोटेशन और इसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। रोटेशन और रिवोल्यूशन। पर मैं बात करूं, आप इस तरीके से समझें, ये तो घूमती है अपने अक्ष पर और ये घूमती है कक्ष में। ये किस में घूमती है? कक्ष में। अभी इसको ऐसे समझे आप कि दैनिक गति अक्ष पर घूमती है और भी कई नाम आते हैं, जैसे परिक्रमण, परिभ्रमण और एक आता है घूर्णन। इंग्लिश में तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 ही नाम है ना, और बाकी हिंदी में कई नाम है। अब मेरे को बताओ इस दैनिक गति को मैं और क्या कहूं इनमें से? परिभ्रमण। अब के बच्चों के नहीं समझ में आया अभी तक, पर आप ऐसे समझें कि ये जो फैन घूम रहा है, ये जो फैन घूम रहा है, ये दैनिक गति कर रहा है। कौन सी गति कर रहा है? ये अपने अक्ष पर घूम रहा है। मैं कहूं मैं मेरे इसी पॉइंट पे यूं घूमूं, इसी जगह इस तरीके से, तो ये मेरा अक्ष हो गया, ये मेरा क्या हो गया? और इस प्रकार से घूमने वाले को दैनिक गति कहेंगे। क्या कहेंगे? तो मेरे को बताओ कि मैं कहूं कि ये लाइट है, लाइट के सामने वाले पार्ट में दिन हो जाएगा, पीछे क्या हो जाएगी? तो दिन रात किससे बनेंगे? दैनिक से। किससे बनेंगे? इतनी बात समझ में आ गई? इधर ध्यान दो आप, इधर दैनिक गति से क्या बनेंगे? दिन रात बनेंगे। क्या बनेंगे? दिन रात बनेंगे। अब आप जो हैं, एक गति तो मैं कहूं कि इस तरीके से कर रही है पृथ्वी, और एक ऐसे करते करते सूर्य के चारों ओर क्या लगा रही है यूं। तो किसी भी मंदिर में गए हो तो परिक्रमा की है आपने, तो परिक्रमा कैसे करते हैं? चारों ओर चल के। तो चारों ओर चल के करेगी, उसको क्या बोलेंगे? और इसको बोलते हैं अपन, और क्या बोल देते हैं? परिक्रमण। हमेशा ध्यान रखना, वार्षिक को क्या बोला जाता है? बाकी सारे नाम किसके जोड़ देंगे? क्लियर हो गई बात? ये दिन रात किससे बनते हैं? और इससे ऋतु परिवर्तन होता है ना, सीजन चेंज होती है, तो इससे दिन रात बनते हैं। केवल इसकी चर्चा कर रहा हूं मैं। अभी मैंने कुछ देर पहले कहा कि पृथ्वी पर कितनी लॉन्गिट्यूड लाइन्स है टोटल? 360। कितनी है? 360 है। अब आपको यह पता होना चाहिए, मैं कहूं कि अभी सूर्य की किरणें 1 डिग्री पर सीधी चमक रही है। कितने डिग्री पर? पृथ्वी घूमेगी, सूर्य थोड़ी घूमेगा। कौन घूमेगी? अब इसके सामने सूर्य के जस्ट बिल्कुल सीधी कितनी डिग्री आ गई? 2 डिग्री लॉन्गिट्यूड आ गई। तब तक आपकी घड़ी में कितने मिनट हो गए? 4 मिनट। कितने मिनट? इसका मतलब आप कहोगे कि सर पृथ्वी को एक देशांतर घूमने में कितने मिनट का समय लगता है? तो एक बात बताओ, जब 1 डिग्री को घूमने में कितना मिनट लगता है? तो टोटल देशांतर कितनी है? तो 360 को घूमने में इंटू 4, अरे इंटू 4 कर दूं ना, तो कितना आ जाएगा? ये आ गया 1440 मिनट आएगी या घंटे आएंगे? मिनट आएगी, क्योंकि मिनट से इंटू किया है। अब इसके मैं बना दूं क्या? घंटे। तो 60 का डिवाइड कर दिया, तो आगे कितने घंटे? तो अपनी पृथ्वी एक राउंड कितने घंटे में कर लेती है? वैसे ज्योग्राफिकल बोलते हैं 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, पर लगभग कितने घंटे? इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है। एक देशांतर घूमने में कितना समय लगता है?
4 मिनट। कितना मिनट? 4 मिनट। ठीक है। अब मैंने यहां लिखा, देखो, एक तो स्थानीय समय, लोकल टाइम। अब कुछ देर के लिए आप अपना मोबाइल घड़ियों का समय तो भूल जाओ, और मैं केवल स्थानीय समय की चर्चा कर रहा हूं। कौन से समय की? आप एक बात बताओ, अभी आपके पास में यदि ये मोबाइल या घड़ी नहीं हो तो आप टाइम कैसे देखोगे बताओ? सूर्य के प्रकाश से। बोले अंधेरा हो गया, अब तो छुट्टी का टाइम हो गया होगा, है ना? या आपको पता है कि जब अपने दादा परदादा थे तो क्या उनके पास घड़ियां या मोबाइल थे क्या? नहीं थे। तो वो किससे देखते थे? सूर्य से, चंद्रमा से, पशु पक्षियों की आवाज से, छाया से। इस तरीके से कुछ ना कुछ उनके पास में था। वास्तव में वो टाइम क्या होता था? स्थानीय समय होता था, लोकल टाइम। कोई आपको ये पूछ ले ये कौन सा एरिया पड़ता? वैशाली, है ना? आपको ये पूछ ले कि वैशाली में बिल्कुल 12 कब बजेंगे, तो आपके सिर के ऊपर सूर्य चमकने लग जाए ना, तो आप कहते हैं ना बिल्कुल 12 बज गए, राइट। कितने बज गए? आप घड़ियों वाला ये समय मत मिलाना, एक बार इसको तो अलग रखो। मैं कह रहा हूं कि यहां पर 12 कब बजेंगे? जब सूर्य की किरणें, तो क्या यह जब वैशाली में सूर्य की किरणें सीधी चमकेगी तब नागौर में भी चमकेगी क्या? नहीं चमकेगी। इसका मतलब समय में तो अंतर होगा। अरे हाँ या ना? ठीक है। अच्छा, अभी कुछ देर पहले पढ़ रहे थे कि एक देशांतर को पार करने में, तो एक देशांतर को पार करोगे तो कितने मिनट का अंतर आने वाला है? 4 मिनट। अब आप ये देखो, मैं ये कहूं कि ये अपना भारत है इस तरीके से, और ये गुजरात वाला पार्ट आ गया, और इधर अरुणाचल वाला पार्ट आ गया। और आपको सबको पता है कि इस प्रकार से कौन सी रेखाएं आती है बताओ? अक्षांश या देशांतर? लॉन्गिट्यूड लाइंस आती है। और यहां पर तो भारत के अंदर 68 डिग्री है ईस्ट लॉन्गिट्यूड, है ना, पूर्वी देशांतर। मतलब अपने इस जीरो के किधर बैठे हैं? ईस्ट में बैठे हैं, 0 डिग्री देशांतर के, है ना। और इधर है लगभग 97 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब मेरे को ये बताओ कि पहले सूर्य पूरब में दिखाई देता है या पश्चिम में? किसी को पश्चिम में भी दिखाई देता है क्या? है? पूरब में। किधर? पूरब में। मैं कहूं कि सबसे पहले यह बताओ मेरे को कि सूर्य यहां अरुणाचल है, यहां गुजरात है, पहले अरुणाचल में उदय हो गया या गुजरात में? अरुणाचल में। तो पहले 12 यहां अरुणाचल में बजेंगे या गुजरात में? तो आप कह देंगे कि सर सूर्य की किरणें पहले सीधी तो कहां चमकेगी? अरुणाचल में। मैं कह दूं कि इस 97 पर कितने बज गए? 12 बज गए। अब इसको समझना आप देखो, मैं कहूं कि इस तरीके से ये आपकी 97 है, इधर 98 आएगी, इधर 99 आएगी, और इधर कितनी आ जाएगी? 96, 90। अब मेरे को आप ये बताओ, जिससे पूछो वही बताना मेरे को, है ना। ये यहां पर 12 बज रही है, पीछे से आप बताना यहां पर सूर्य चमक गया या चमकेगा? इधर तो यहां पर कितना समय हो जाएगा? 12 तो यहां बज रही है ना, यहां कितना समय हो जाएगा? या मैं कह रहा हूं यहां सूर्य सीधा चमक रहा है, तो यहां पर कितना समय होगा उस समय? हाँ, यहां पर आप कहोगे कि 4 मिनट पहले सूर्य चमक गया, तो 12 बजकर कितने मिनट, और यहां 12 बजकर। अब आप ये कहोगे कि सर यहां पर तो है ना 4 मिनट बाद में चमकने वाला है, कितने मिनट बाद? तो आप कह दोगे कि 11:56 हो गए। कितने हो गए? आप कह दोगे 11:52 हो गए।
इसका मतलब आप ये समझ गए कि ईस्ट की ओर जाने पर, पूर्व की ओर जाने पर प्रति देशांतर 4 मिनट का समय ऐड होगा। और भाई इधर चलोगे तो प्लस हुआ ना भाई, यहां पर 12 बजकर 4 मिनट, 12 बजकर 8 मिनट, 12 बजकर 12 मिनट, 12 बजकर 16 मिनट। और इधर की ओर जाओगे तो प्रति देशांतर 4 मिनट का समय लेस होगा। समझ में आ रही है बात? इतनी बात समझ में आ गई आपके। अब उसके बाद में बात करूं, फिर भी आपके समझ में नहीं आए तो आप जैसे अभी 4 बजने वाले हैं और 4 बजेंगे तो मान लो कोई भी आपका कोई दोस्त वगैरह अरुणाचल प्रदेश वगैरह में रह रहा हो, उससे वीडियो कॉल करना। वीडियो कॉल करोगे तो आप देखोगे कि वहां पर 4 बजे बिल्कुल अंधेरा छा गया, क्योंकि 2 घंटे पहले सूर्य क्या हो जाता है, अस्त हो जाता है। और मॉर्निंग में 8 बजे कॉल करोगे तो 2 घंटे पहले सूर्य क्या हो जाता है वहां, अपने जो ज्ञान अपन 8 बजे करते हैं तो वहां 10 बजे वाली स्थिति वहां पर हो जाती है। समझ में आ रही है ना बातें? पर सूर्य को कंट्रोल तो कर नहीं सकते अपन। तो इसी तरीके से मैं कहूं कि ये लगभग 97 है, ये 68 है, तो लगभग मैं अंतराल निकाल लूं तो कितना अंतर आ जाएगा, 30 का। और 30 का आ जाएगा तो एक को पार करने में इंटू 4, तो 30 को इंटू 4 कर दूं ना, तो कितना आ जाएगी, कितने मिनट, डिवाइड बाई कितना कर दूं, तो कितने घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए। तो आप ये कह सकते हो ना लोकल टाइम के अनुसार, मैं ये कह सकता हूं ना कि जब यहां 12 बजेंगे तो यहां पर तो कितने बजेंगे, 10 बजेंगे। कितने बजेंगे? अब मेरे को ये बताओ, यदि यही समय होता और मानक समय नहीं होता तो आप ये देखते हैं कि बस स्टैंड कितने पे है, इंस्टीट्यूट कितने पे है, घर कितने पर है, हैं? बुआ जी के घर कितने पर है, मामा जी के घर कितने पर है, यही देखते कैलकुलेशन करते हैं आप। तो समस्या उत्पन्न होती कि नहीं होती? अच्छा, मोदी जी को बोला कि मोदी जी अरुणाचल प्रदेश में सभा को संबोधित करना है। बोले बताओ टाइम बताओ। बोले सर टाइम तो 11 बजे आ जाओ। ठीक है। अब मोदी जी तो 11 बजे चालू होंगे क्योंकि नेता लोग हैं, 1 घंटे तो वैसे भी लेट हो जाते हैं। मोदी जी ने कहा यार अभी तो 10 बजे हैं, क्या करेंगे, 11 बजे चलेंगे। 11 बजे चलेंगे तो 12 बजे पहुंच जाएंगे। अब मोदी जी को नहीं पता कि जब यहां 12 बज जाएंगे तब इधर कितने बज जाएंगे, बताओ कितने बजेंगे, 2। तो मामला गड़बड़ हो गया ना। इसीलिए अपन ने स्टैंडर्ड समय माना, मानक समय माना। कौन सा समय माना? इतनी बात समझ में आ गई क्या? अब ये मानक समय की कहानी क्या है वो आगे देखेंगे अपन, पर इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दिक्कत नहीं है तो 2-3 क्वेश्चन करें, सभी करें फटाफट। और क्वेश्चन करो आप। 0 डिग्री देशांतर रेखा पर, देशांतर रेखा पर 9 बजकर 25 मिनट हो रही है, हो रही है। तो 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा? करो इसको देखिए फटाफट।
देखो इसको, इधर ध्यान दे, एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं। इधर इस प्रकार के क्वेश्चनों में 0 डिग्री खींच लो। इधर ईस्ट है और इधर क्या है, वेस्ट है। आपको समय 0 डिग्री का ही दे रखा है, 9:25 दे रखा है। आपको समय पूछा गया है कितने डिग्री का, 80 डिग्री ईस्ट का। वेस्ट का होता तो उधर चले जाते, ईस्ट का। तो अब मेरे को बताओ, डिस्टेंस तो 80 का ही होगा, है ना। तो 80 डिस्टेंस हो गया, एक देशांतर को पार करने में 4, तो हो गया कितना, इस डिवाइड बाई 60। पूरा पूरा भाग गया कितनी बार, 5 बार। 5 बार गया 300 आ जाएंगे, 300। बच गए कितने, 20। तो 5 20 आ जाएंगे। अब आपको पता है ईस्ट में चलने पर समय जुड़ता है, तो इधर चलोगे तो जोड़ दो, 5 20, 14:45, मतलब हो गए 2:45। समझ में आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन करो, देखिए समझ में आ गया तो लिखो आप इसमें 10 डिग्री पूर्वी देशांतर, ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 10 डिग्री पूर्वी देशांतर, 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 3:50 हो रही है, तो 105 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा। क्या समय होगा।